नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में यानी कि बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों के। पंजाब के निकाय चुनाव में कांग्रेस ने तमाम विपक्षी पार्टियों को करारी मात देते हुए 8 में से 6 नगर निगम और 108 में से 101 नगर पालिका और नगर पंचायत में जीत हासिल की। कांग्रेस की शानदार जीत ने एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को न सिर्फ सूबे के राजनीतिक किंग साबित कर दिया है बल्कि 2022 के विधानसभा चुनाव का चेहरा भी बना दिया है। निकाय चुनाव की जीत का सहरा कैप्टन के सिर बनने से कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू और सांसद प्रताप सिंह बाजवा के लिए भविष्य में टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव से पूर्व नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। उस समय उन्होंने पूरे 9-10 दिन धुआंधार प्रचार किया। सिद्धू ने मुख्य रूप से पंजाब के शहरी क्षेत्र में प्रचार की कमान संभाल रखी थी और यहां से कांग्रेस को अच्छी खासी सफलता मिली थी। यही वजह रही कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी तो सिद्धू को स्थानीय निकाय जैसा विभाग मिला तो उन्होंने शहरों में सुधार के लिए ही कदम उठाए, लेकिन वह अपने इस काम को निरंतर जारी नहीं रख पाए। निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत ने कैप्टन के सियासी कद को बढ़ा दिया तो नवजोत सिंह सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कांग्रेस के ये दोनों नेता लंबे समय से पंजाब में कैप्टन का विकल्प बनने के लिए जोड़ तोड़ में जुटे थे, क्योंकि अमरिंदर सिंह ने खुद ही 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा कर दी थी कि यह उनकी आखिरी राजनीतिक लड़ाई है। यही वजह रही कि नवजोत सिंह सिद्धू और बाजवा अपने आप को 2022 में पार्टी का चेहरा मानकर चल रहे थे, लेकिन सुनील जाखड़ के ऐलान के बाद साफ हो गया है कि कैप्टन अभी एक और सियासी पारी खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय आरबी उपाध्याय जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एएनबी न्यूज पर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस के निकाय चुनाव में जबरदस्त जीत हुई है, उसके बाद से कांग्रेस के कुछ नेताओं में जो है इस समय खलबली मची हुई है, उसमें सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा का नाम सबसे ऊपर है। भविष्य क्या देख रहे हैं आप इन दोनों ही नेताओं का? देखिए, जिस तरीके से निकाय चुनाव में एक अच्छी पारी खेली है कैप्टन ने, तो स्वाभाविक है भी पार्टी आला कमान कहीं ना कहीं उनको तवज्जो देगी। क्यों? आज की डेट में वो सीएम है। ये बात अलग है कि देखिए, अभी जो सिनेरियो है पंजाब का, वो आप देखेंगे किसान नाराज है जी। और किसान नाराज होने की वजह से एक मैसेज एक्चुअली बीजेपी के खिलाफ वहां पर है। और वो जो चीजें हैं, कांग्रेस जिस तरीके से किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रही है, ये उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला है कांग्रेस को, और उसी का परिणाम है कि निकाय चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। लेकिन जब किसी भी कैप्टन की अगुवाई में टीम जब जीतती है तो उसका श्रेय तो कप्तान को ही जाता है। तो इसका श्रेय पूरी तरीके से कैप्टन अमरिंदर को जाता है। तो दूसरे लोग जो उम्मीद लगाए बैठे थे, देखिए वहाँ आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से उभार था, तो वो भी एक चैलेंज था, एक नया चैलेंज था। लेकिन सब चीजों को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए कैप्टन अमरिंदर ने अपने आप को प्रूव किया है। तो इस समय उनका कद जो है ना, उसको कहीं छोटा कर पाना या उनके खिलाफ कोई उस तरीके का दूसरा चेहरा लाना, तो कोई भी पार्टी हो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं देगी। फिलहाल जब तक स्मूथ चल रहा है तब तक चेहरा कैप्टन अमरिंदर को रखा जाएगा। और देखिए, एक पुराना राजनीति का उनका अपना एक कैरियर रहा है और उनका तजुर्बे का जो एक बेनिफिट है कहीं ना कहीं पार्टी को मिल रहा है। तो पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उसे दरकिनार कर और किसी दूसरे चेहरे पर दाव लगाया जाए। तो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस की बात नहीं करते, हर पार्टी एक्चुअल में जीत का जो पैरामीटर है उसको मेंटेन रखने के लिए चेहरे पर डिपेंड करती है। और चेहरा इस समय कांग्रेस के पास कोई उस कद का दूसरा चेहरा नहीं। बिल्कुल सर, देखिए निकाय चुनाव से सिद्धू बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो नदारद ही रहे थे। ऐसे में निकाय चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल हुई है। सिद्धू को लेकर वैसे ही कश्मकश चल रही थी कि उनका क्या किया जाए, कांग्रेस में वो अभी पंजाब कांग्रेस के लायक वो हैं भी या नहीं। ऐसे में निकाय चुनावों में जो जीत हासिल हुई है वो भी बिना सिद्धू के, तो पंजाब में उनकी कोई सियासी जमीन अभी बची है या नहीं, या फिर अब केंद्र की राजनीति में ही वो रहेंगे? परिवर्तनशील होता है पल्लवी, समय बदलने में टाइम नहीं लगता है। और पार्टी आला कमान का जब बर्दाश्त रहता है कहीं से भी टॉप कमांडरशिप का, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक बेनिफिट रहता है। तो ये कह देना कि भी सियासी जमीन खत्म हो गई, ये नहीं कह सकते।
कहाँ उनको एडजस्ट करना है वो पार्टी को देखना है, और पार्टी कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करती रही है और आगे भी पार्टी उनको एडजस्ट करेगी। एकदम से जो एक कद बढ़ना चाहिए उस पर ब्रेक जरूर लगा है। जो सपने वो देख रहे थे कि अगर निकाय चुनाव में मान लीजिए कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती तो इनका अपना एक कहने का हो जाता कि भाई मैं अलग रहा, मुझे पूछा ही नहीं गया और इसीलिए देखेंगे कि कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है, और वो कैप्टन अमरिंदर को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं, आज की डेट में अच्छे परिणाम आए हैं और उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो अगर पार्टिसिपेट करते तो कुछ न कुछ क्रेडिट उन्हें मिलता। सक्रिय अगर रहते इस चुनाव में तो उसका क्रेडिट कुछ न कुछ इनको भी जाता, लेकिन अब कोई क्रेडिट जाना संभव नहीं है। तो ऐसे में ये कह देना कि भी नहीं राजनीति देखिए जैसे क्रिकेट बाई चांस होता है, मैं तो राजनीति को भी उसी तरीके से मानता हूँ कि कब कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो इतनी जल्दी ये कयास लगा लेना कि भाई उनकी राजनीति खत्म है या वो राजनीति नहीं करेंगे या पार्टी में उनका कद छोटा हो जाएगा, ऐसा सोचना बहुत जल्दबाजी होगी। क्यों, परिस्थितियां हैं, बदलती रहती हैं, कब परिस्थिति बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। किसान आंदोलन किसी ने सोचा नहीं था कि किसान आंदोलन जो पंजाब से चला था वो इतना विकराल रूप ले लेगा और दिल्ली के चारों तरफ एक्चुअल में जिस तरीके की घेराबंदी हुई है वो घेराबंदी होगी, लेकिन हुआ। और कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा और कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी उसमें कहीं ना कहीं एक रोल है। तो किसान आंदोलन को वहां चलाना फिर उसको दिल्ली तक एलोबरेट करना, तो वो एक कामयाबी है। तो इलेक्शन में ही नहीं है, कई फील्ड में कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो तजुर्बा है वो काम आ रहा है और वो सही ट्रैक पे जा रहे हैं। लेकिन फिर वही कहूंगा कि समय परिवर्तनशील होता है, कुछ नहीं कह सकते कब सितारे गर्दिश में आ जाएं और कहाँ क्या हो जाए वो नहीं कहा जा सकता। क्यों, राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते। राजनीति में इस तरह से गर्त में 2 और 2 4 होते हैं, हम आकलन लगा लेते हैं कि भी नहीं अब निकाय चुनाव में ये हो गया है तो अब उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए और वक्त का इंतजार करना चाहिए कि समय। तो आरबी उपाध्याय जी, सिद्धू की डिमांड का क्या होगा? वो कुछ अच्छा चाह रहे थे पंजाब में, ठीक है, अब अच्छा की आपको लग रहा है कि कोई गुंजाइश बाकी? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि राजनीति में कब क्या कुछ हो जाए अभी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनकी डिमांड जो वो लगातार चाह रहे थे कि कोई मलाईदार विभाग मिल जाए या फिर कुछ अच्छा उन्हें मिल जाए, वो अभी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 36 का आंकड़ा है सिद्धू और सीएम के बीच में। तो उस 36 के आंकड़े को मिटाना क्या आला कमान के लिए इतना आसान होगा? नहीं, देखिए अब उन्हें भी पता लग गया है, तो सिद्धू भी समझदार हैं, वो भी इन सब चीजों को उन्होंने देख लिया कि मैं सक्रिय नहीं रहा उसके बाद भी इतने अच्छे परिणाम अगर आ रहे हैं तो वो खुद अब कोई बहुत बड़ी आकांक्षा पाले या बहुत कुछ डिमांड करें, वो मैं नहीं समझता हूँ। वो भी वक्त की नजाकत को समझते हुए कहीं ना कहीं साइलेंट रहेंगे और जिस भी तरीके से जब वक्त होगा तो जो चीजें मिलनी है वो मिलेंगी उन्हें। लेकिन अभी जो उनकी एक दावेदारी थी, एक मजबूत दावेदारी थी, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा और कैप्टन का कद बढ़ा है और 36 का आंकड़ा किसी से छुपा नहीं है कि भी क्या कैप्टन कभी नहीं चाहेंगे कि बहुत अच्छा कोई प्रोफाइल या पोर्टफोलियो सिद्धू को दिया जाए। क्यों, वो कहीं ना कहीं कंपटीटर पैदा नहीं करना चाहते हैं। तो उसका भी परिणाम है कि भी आला कमान पर दबाव होगा और आला कमान एक दबाव नहीं बना पाएगी कहीं ना कहीं सिद्धू को एडजस्ट करने के लिए या कोई मलाईदार विभाग देने की। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि फिलहाल सिद्धू पर तो इतनी बातें कर ली आरबी उपाध्याय जी, लेकिन अगर हम प्रताप सिंह बाजवा की बात कर लें, जिन्होंने तो एकदम खुल के जो है मोर्चा खोल दिया था सिद्धू के खिलाफ, तमाम बातों पर उन्होंने काफी उल्टे सीधे बयान भी दिए हैं, उनकी टेंशन इस समय कितनी बढ़ रही है? देखिए, टेंशन तो ये जो रिजल्ट आया है उससे बट नेचुरल है कि जो भी मुखालफत कर रहे थे या जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और बोल रहे थे उनको जवाब है। और देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, रिजल्ट आ चुके हैं तो अब सबका आप देखेंगे कि मुंह बंद हो जाएगा और कोई भी अब ज्यादा मैं नहीं समझता हूं कि बोल पाए या कोई ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर पाए। तो उन लोगों ने देख लिया कि भी हम अगर अलग भी हो जाएंगे तब भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जमीन है वो मजबूत है। हमारे जाने से कोई फर्क, हमने अगर काम नहीं किया है तब भी इतने अच्छे परिणाम आए और हम चले जाएंगे तब भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। तो उन परिस्थितियों को देखते हुए समय की मांग है कि इस समय सब
जो भी विद्रोह है वो शांत हो जाएगा और कोई भी पूर्ण जरूर बात नहीं बोलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आपको बता दें कि जैसे ही पंजाब में निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद से प्रताप सिंह बाजवा और सिद्धू की टेंशन बढ़नी सी मानी जा रही है, क्योंकि सिद्धू का जहां 36 का आंकड़ा सीएम के साथ चल रहा है, वहीं प्रताप सिंह बाजवा ने भी मोर्चा खोला हुआ था। ऐसे में अब एक बार फिर से पंजाब की राजनीति के किंग साबित हो गए हैं अमरिंदर सिंह। तो देखने वाली बात रहेगी कि सिद्धू और बाजवा का आने वाले वक्त में पंजाब कांग्रेस में क्या कुछ रहता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही वक्त बचा है और राज्य का राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में हैं। अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह ने नामखाना में चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर सभी मछुआरों को 6,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। शाह ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं को मार गिराया है। रैली में अमित शाह ने कहा कि टीएमसी सरकार ने बंगाल में घुसपैठियों को जगह दी। हमारी सरकार एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाल देगी। बंगाल में दुर्गा पूजा करने के लिए आज अदालत में परमिशन लेनी पड़ती है। बीजेपी के दबाव के बाद ममता बनर्जी भी सरस्वती पूजन कर रही है। मुझे इससे बहुत खुशी हुई। अमित शाह ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगता है तो दीदी बोलती है कि उनका अपमान करते हैं। अमित शाह ने टीएमसी को घेरते हुए रैली में जय श्री राम के नारे भी लगवाए। शाह ने कहा कि ये नारा हमारी यात्रा का प्रतीक है। आइए हम सब साथ में मिलकर काम करें, मोदी जी के हाथ मजबूत करें और बंगाल के विकास के साथ साथ भारत के विकास को भी हम बढ़ावा दें। यही मेरी आपसे अपील है। मेरे साथ फिर से एक बार जोर से भारत माता की जय का नारा लगाइए। हाथ उठाइए, जरा उठाइए हाथ, दोनों हाथ की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आरबी उपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी, पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जारी है। क्या आप देख पा रहे हैं कोई परिवर्तन पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में आप देखेंगे जिस तरीके से घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या थी और तुष्टीकरण की राजनीति वहां पर हो रही थी, इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि एक वोट बैंक उसको माना जाता रहा जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। और वहां का जो मूल निवासी है, आप देखेंगे वो इससे कहीं ना कहीं आहत था। क्यों? संसाधनों पर जो एक अतिरिक्त बोझ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कोई भी इस तरह का स्टेप नहीं उठाया जा रहा था कि जिससे जो घुसपैठिए हैं वो वोट कहीं नाराज न हो जाए इस उसमें। लेकिन बीजेपी का जो अपना काम करने का तरीका है बड़ा क्लियर है। वो कम से कम एक नाव में रहते हैं, दोनों नाव में पैर रख के वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। उनको पता है कि भी न बांग्लादेशी घुसपैठी और मुस्लिम वोट नहीं करेगा, तो वो हिंदुत्व एक्चुअल में। और हिंदुत्व देखिए एक मुद्दा हो चुका है राजनीति, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा। देश की राजनीति में अब हिंदुत्व को बहुत लंबे समय तक इग्नोर नहीं किया जा सकता। अभी तक जो तुष्टीकरण की राजनीति होती थी उसमें हिंदुत्व इग्नोर होता रहा, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो पूजा पद्धति हो, चाहे वो बहुत सारी चीजें। तो हमारी जो एक सभ्यता थी, जो हिंदू सभ्यता थी, वो जो एक जीवन यापन की जो एक सभ्यता थी, वो कहीं ना कहीं आहत होती थी। तो देखिए उसको एक सिंबल मिला है और बीजेपी ने बड़ा क्लियरली, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे 370 का मामला हो, उन पर बोल्डली स्टेप लिए हैं। जब कोई सोच नहीं सकता था कि 370 पर कोई भी पार्टी इस तरह का टर्न लेगी, लेकिन बीजेपी ने रिस्क लिया और वो टर्न लिया है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू है, वोटर है, उसके दिमाग में ये चीज है। और बंगाल में क्योंकि वहाँ जिस तरीके से घुसपैठिए पड़ रहे हैं, चाहे बंगाल हो या आसाम हो, और बहुतायात उनकी और जैसे बहुसंख्यक होते चले जा रहे हैं और जो वहाँ का मूल बासिंदा है वो अल्पसंख्यक होता चला जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा स्पेस वहाँ पर वैक्यूम हुआ है। तो एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जिससे जो हिंदू वोटर है उसको ये नजर आता है कि ये सत्ता में आएंगे तो शायद इन सब चीजों पर रोक लगेगी और कहीं ना कहीं एक भय मुक्त वातावरण जो है वो मिलेगा। तो वो एक परसेप्शन डेवलप हो गया है। तो अब देखिए दूसरी जो एक चीज है वो ये कि जो विपक्ष का दूसरा जो स्पेस था, कांग्रेस का और कम्युनिस्टों का, वो स्पेस खत्म होता चला जा रहा है।
वहाँ इलेक्शन टीएमसी वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो रहा है। इसमें कोई नहीं कम्युनिस्ट की बात नहीं कर रहा है, न मीडिया बात कर रहा है, न लोगों में। और देखिए दोनों को वो सूट करता है। टीएमसी भी उसमें है कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो जाए तो जो मुस्लिम वोटर है या जो घुसपैठिए वोटर है वो उसको मिल जाए, और कुछ हिंदू एक्चुअली वोट करेगा। क्यों ममता को बंगाल की राजनीति में नकारना भी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। देखिए जिस संघर्ष के साथ वो निकली हैं और कम्युनिस्टों का इतना मजबूत शासन जिस तरीके से उन्हें उखाड़ के अपनी सत्ता पर कब्जा किया है, तो वो संघर्ष में जीवन उनका और एक जो पब्लिक में एक छवि है, वहाँ ये नहीं कह सकते कि भी उनका अपना कोई वजूद नहीं है। उनका अपना वजूद है, लोग उनके फॉलोअर हैं। अब देखिए दूसरा कोई नेता न तो बीजेपी के पास उस कद का नहीं, बीच में मिथुन चक्रवर्ती और बहुत सारे नामों की चर्चा चलती रही कि बीजेपी वहाँ कोशिश कर रही है, लेकिन न कांग्रेस के पास, न कहीं लेफ्ट के पास, और ना ही बीजेपी के पास उस कद का नेता नहीं है। उस तरह का संघर्ष में जीवन जिसका रहा हो, उस तरह का नेतृत्व नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं कमी अखरती है सभी को, पॉलिटिकल पार्टियों को। देखिए वहाँ इलेक्शन को ये सोचने की अभी इस समय चल रही हैं आरबी उपाध्याय जी, जो कि हम देख भी पा रहे हैं कि सियासी पारा काफी गर्म है वहां पर। मुख्य विपक्षी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ही नजर आ रही है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, लेफ्ट और कांग्रेस कहां दिख रही है आपको? और ये बात भी कही जा रही है कि ओवैसी भी वहां पर चुनाव लड़ेंगे, तो इन लोगों का कोई भविष्य आप देख रहे हैं कि चलिए जीत तो नहीं दर्ज करवा पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान तो बीजेपी का पहुंचा ही सकते हैं? आरबी उपाध्याय जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस समय चुनावी बयार बह रही है और वहां पर सियासी पारा इस समय काफी गर्म है। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर रहे थे। आज वहां पर अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। दक्षिण 24 परगना में ये रैली हुई। आरबी उपाध्याय जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी, मेरा एक सवाल था कि अभी पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ही नजर आ रही है, इन सबके बीच में कांग्रेस और लेफ्ट कहाँ स्टैंड कर रही है? और इस तरह की भी खबरें हैं कि ओवैसी भी वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए ओवैसी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा वहाँ पर, क्योंकि मुस्लिम वोट जिस तरीके से बटेगा वो कितना, देखिए वहाँ के एक बड़े मौलाना हैं वो भी उनके साथ एक्चुअल आ गए हैं ओवैसी के साथ, और मुस्लिमों में जिस तरह से स्वीकारता बढ़ी है आप बिहार के इलेक्शन में देखेंगे कि वो ठीक है उन्होंने अभी एक पूरा गणित खराब कर दिया। तो वहाँ अगर जितना ओवैसी की पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और मजबूत अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएगी, उतना ही कहीं ना कहीं नुकसान टीएमसी को देखने को मिलेगा। तो जो मुस्लिम वोट है कुछ टीएमसी को जाएगा, कुछ दूसरों को जाएगा, कुछ कांग्रेस को जाएगा, तो बढ़ जाएगा। जबकि हिंदू वोट है वो कंसोलिडेट करने की कोशिश बीजेपी पूरी तरीके से कर रही है, और उसी कड़ी में देखेंगे एक से एक बड़ा पूरा जो फोकस है इस समय बीजेपी का वो बंगाल है। ऐसे बड़ा नेता, चाहे वो गृह मंत्री हैं, चाहे वो उनके अध्यक्ष हैं, और चाहे वो मिनिस्टर हैं, सब वहाँ डेरा डाले हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रहे हैं। और जहां तक आप टीएमसी और कांग्रेस की बात करेंगे, उन्होंने प्रचार अभियान भी शुरू भी नहीं किया है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये बहुत सारा
होमवर्क कर चुके हैं, अपनी प्लानिंग बना चुके हैं और अमली जामा पहना रहे हैं उसको। बड़े से बड़ा नेता वहां पर जा रहा है और जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसको में एक मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ये एक भाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम जीत रहे हैं और हम सत्ता में आ रहे हैं। और देखिए ये कोई ऐसा भी नहीं है कि हवा हवाई है। आप लोकसभा के इलेक्शन में देखेंगे कि भाई जिस तरीके से एक वोट परसेंट उनको मिला, जिस तरीके से उन्हें सीटें मिली, तो वो वैक्यूम उन्हें नजर आ रहा है। वहाँ उन्हें ये नजर आ रहा है बीजेपी को कि हम मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हम सत्ता में आ सकते हैं और सफलता हमें मिल सकती है। तो देखिए ये तो वक्त बताएगा, क्यों कई बार क्या होता है कि लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, वहाँ एक पीएम फेस होता है और पूरे देश की बात होती है। जबकि आप देखेंगे राज्य के इलेक्शन होते हैं तो वहाँ लोकल मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं। चलिए हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में देखेंगे कि लोकसभा में भी सारी सीटें बीजेपी को मिली, लेकिन विधानसभा में वो दोहरा नहीं पाई। बीजेपी अपना जो प्रदर्शन था लोकसभा का उसको नहीं दोहरा पाई और उसी का परिणाम है कि बहुत अच्छा नहीं कर पाई। तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि वहां पर बंगाल में हम अच्छा कर पाएंगे और वोट परसेंट जो बहुत ज्यादा फर्क नहीं था कि टीएमसी और बीजेपी के वोट परसेंट में, और लोकसभा की अच्छी खासी सीटें उन्होंने वहां पर विन की हैं। तो वो लोकसभा सीट में जो भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं वहाँ वो उम्मीद करते हैं कि भाई वहाँ से लोग उन्हें वोट करेंगे। और फिर कहीं ना कहीं दूसरी जो पार्टियां हैं आप देखेंगे कि चाहे वो लेफ्ट है और कांग्रेस है, वो कहीं यथार्थ में जमीनी धरातल पर नजर नहीं आ रही। जो एक उनको मेहनत करनी चाहिए, जो पसीना बहाना चाहिए, वो नहीं बहा पा रही हैं। तो या तो इसका एक बड़ा कारण यही होगा आरबी उपाध्याय जी, वो भी जान रहे हैं कि इस समय दोनों जो टक्कर में है वो बीजेपी और टीएमसी है, ऐसे में ज्यादा मेहनत पहले से ही नहीं की जा रही। देखिए इलेक्शन में पहले से हार मान लेना कोई अच्छा सिम्टम्स नहीं माना जाता। बिल्कुल आखिरी मोमेंट तक आप लड़िए, आप कोशिश करिए, और ये नहीं कह सकते कि वहाँ भी कम्युनिस्टों का कोई आधार नहीं है या कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। आधार है, लेकिन उसमें जान फूकने की जरूरत है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है और हर घर तक पहुंचने की जरूरत है। तो आप जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद एक छोटा समय रह जाता है, उस समय में आप कितना टाइम डिवोट कर पाएंगे, कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे, तो वो एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और जब तक आप पसीना नहीं बहाएंगे तब तक जिस तरह पसीना बहा रहे, आप देखेंगे बीजेपी जिस तरीके से पसीना बहा रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और लेफ्ट को भी वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए थी, और रैलियां और सभाएं और अपने जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल बढ़ता। अब देखिए आप सक्रिय नहीं होंगे तो वो कार्यकर्ता इसको राजनीति करनी है, वो राजनीति करेगा, वो चाहे टीएमसी की राजनीति करे चाहे वो बीजेपी की राजनीति करे, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। और इससे क्या होगा कि दोनों पार्टियों का आधार कहीं ना कहीं कमजोर होगा। तो अपना जो प्रेजेंस दर्ज कराने के लिए आपको मजबूती से वहाँ खड़ा होना चाहिए और मजबूती से अपनी प्रेजेंस दर्ज करानी चाहिए, जो नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सर, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली खबर पर भी हमें आपके साथ ही चर्चा करनी है। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस समय चुनावी बयार बह रही है और लगातार ये कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इस बार अपनी सरकार वहां पर बना ले। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी कितना सफल हो पाती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ लगे यौन शोषण के आरोप को न्यायपालिका के खिलाफ गहरी साजिश का हिस्सा बताते हुए शुरू की गई जांच बंद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बताया कि उसके पूर्व जज जस्टिस ए.के. पटनायक की तरफ से की गई जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। उनकी रिपोर्ट के आधार पर मामला बंद किया जा रहा है। 2019 में तत्कालीन चीफ जस्टिस गोगोई पर एक महिला कर्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। वर्तमान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की आंतरिक कमेटी ने आरोप लगाने वाली महिला समेत मामले से जुड़े सभी लोगों के बयान लिए, तथ्यों की जांच की और जस्टिस गोगोई को निर्दोष पाया। कोर्ट ने बताया कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में षड्यंत्र की आशंका से बना नहीं किया है, लेकिन कहा है कि उपलब्ध तथ्यों से उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही। कमेटी की रिपोर्ट में उसे मिली आईबी निदेशक की चिट्ठी का भी जिक्र है। इस चिट्ठी में बताया गया था कि एनआरसी समेत कई मामलों में कड़े फैसले ले रहे जस्टिस गोगोई के खिलाफ षड्यंत्र की आशंका थी। कोर्ट की रजिस्ट्री में मौजूद गड़बड़ियों को लेकर तत्कालीन चीफ जस्टिस जिस तरह सख्त थे, उसके चलते भी उनके खिलाफ साजिश हो सकती थी। आरबी उपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। सर, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। रंजन गोगोई जिस मामले में फंसे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है उस मामले से। देखिए इतने बड़े पद पर जब कोई व्यक्ति आसीन होता है और अपनी निष्पक्षता से फैसले देता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आहत भी होते हैं।
और जो लोग आहत होते हैं और तो कहीं ना कहीं वो इस तरह की चाल चलते हैं कि भी किसी भी तरीके से उसे अभी फंसाया जाए, जिससे उसका चरित्र को दागदार किया जाए, तो वो एक प्रेशर में आ जाए। और जनरली देखिए कोई भी है, व्यक्ति विशेष कोई भी हो, वो प्रेशर में आ भी जाता है, क्योंकि जो अपना व्यक्तित्व है या छवि है वो एक दिन में नहीं बनती है, और वो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जरा से उस पर वो सब धूमिल हो जाती है तो एक साइकोलॉजिकली प्रेशर देखने को मिलता है। रंजन गोगोई जी का जो केस है, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भी जो फैसले हुए वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से हुए। कुछ फैसले विवादित भी रहे, क्योंकि उनमें बहुत सारा विवाद पैदा हुआ, लोगों ने कहा भी कि ये किस तरह से हुआ। देखिए कुछ भी संभव है, तो जब ये जांच होती है तब उसके निष्कर्ष आते हैं कि भी फैक्ट क्या था एक्चुअल में। तो अगर मान लीजिए वहाँ उनके खिलाफ जांच हुई है और उस जांच में ये पाया गया है, तो बहुत सारी चीजें ओपन नहीं हो पाती हैं, कि भी खुल नहीं पाती हैं, खुल के हम कह नहीं सकते। और जांच में भी वो चीजें आ तो जाती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि हम दूध का दूध पानी का पानी कर पाए। तो बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि जो रंजन गोगोई के खिलाफ जिस तरीके का एक केस था, अब वो सही था या गलत था, मैं उसमें जजमेंट नहीं दे सकता। लेकिन अमूमन ये होता है, कोई भी इस तरह का व्यक्तित्व जब एक अच्छे पद पर, बड़े पद पर होता है, तो उसे शारीरिक और मानसिक जो हालात होते हैं उसके, वो ठीक नहीं होते। और उस कंडीशन में वो उससे आप उम्मीद करें कि बहुत अच्छा काम करेगा, बिना प्रेशर के काम करेगा, वो संभव नहीं हो पाता। तो देखिए इस पर भी कहीं ना कहीं एक गहन मंथन की जरूरत है, जिससे कि इस तरह के पद इस तरीके के दबाव में आकर कहीं कोई काम न करें, तो उनको दबाव मुक्त रखने के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था में परिवर्तन हमें करना पड़ेगा और सिस्टम को और दुरुस्त करना पड़ेगा, जिससे कि इस तरह की कहीं जो भी आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं या इस तरह की जो साजिश होती हैं, उन साजिश को किस तरीके से नाकाम किया जाए, वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, जिससे कि न्यायपालिका की अपनी जो एक मर्यादा है वो बनी रहे, उसकी गरिमा बनी रहे और उससे निष्पक्षता की उम्मीद हम करते रहें। देखिए जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर लगे तमाम आरोपों को अब हटा दिया गया है और उन्हें बाइज्जत बरी भी उन आरोपों से कर दिया गया है। इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।